जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। किसान भाई बहन, आप आज जान ही रहे होंगे कि आज मैं फिर से नई जानकारियों के साथ आप लोगों के लिए हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। खुरहा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार से पशुओं को बचाने के लिए लगवाएं टीके। आलू की कोड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है बिरसा पोटैटो डीगर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं ही वहन करना होता है। गायों और गौ प्रजाति के पशुओं में प्रमुख रूप से खुरहा, चपका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार रोग लगते हैं। ये रोग पशुओं में न लगे, इसके लिए टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है। आइए पशु विशेषज्ञ से जानते हैं इन पशुओं की टीकाकरण कैसे करें और उनमें क्या सावधानी बरतें। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान भी उपलब्ध हैं। खरीफ के समय में हमारे यहाँ दलहनी फसलों में मूंग, अरहर और उड़द इत्यादि लगाए जाते हैं। जो किसान इस खरीफ में अरहर लगाना चाहते हैं वे बहार, उपास 120 और NTL2 नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों के बीजों की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद झारखंड के जलवायु और मिट्टी के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित है। बहार, उपास और NTL2 ये अरहर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। लगभग 220 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीज की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 20 से 25 क्विंटल अरहर की उपज पाई जा सकती है। किसान भाई अभी खरीफ मौसम में दलहनी फसल में अरहर, उसके बाद उड़द, ये 2 फसल का खेती कर सकते हैं। अरहर में आपका एक बहार, एक आपका उपास 120, उसका अलावा NTL2, ये सब प्रभेद का खेती कर सकते हैं। स्वस्थ, गुणवत्ता युक्त और पौष्टिक फसल हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब लगाए जाने वाले फसल के बीजड़े स्वस्थ और रोग रहित हों। तो स्वस्थ बीजड़े कैसे उगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। किसान भाइयों, अभी टमाटर का जो खेती करने वाले हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च, और इसमें प्राय मुरझा रोग का आक्रमण होता है। इसके लिए किसान भाइयों बीज का उपचार करें, ये कर ही आप बिचड़ा तैयार करें। और बीज का उपचार करने के लिए है ट्राइकोडर्मा विरिडी का 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज। इसको आप हल्का पानी में दे के जो ट्राइकोडर्मा विरिडी का दानेदार है उसको चूर करके आप उसमें पूरा मिला लें और छाया जगह में सुखाकर उसका नर्सरी तैयार करें। खेत से आलू के कंद को सुरक्षित कोड़कर निकालने के लिए किसान बिरसा पोटैटो डीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 60 से 70 डिसमिल खेत में लगे आलू की कोड़ाई कर सकता है। इस उपकरण को बिरसा पोटैटो डीगर कहते हैं। इसे आलू की सुरक्षित कोड़ाई के लिए तैयार किया गया है। इस उपकरण द्वारा आलू की कोड़ाई करने पर कंद कटते छटते नहीं और सुरक्षित जमीन से बाहर आ जाते हैं। इसकी कार्य क्षमता 70 डिसमिल प्रति दिन है।
जिस कारण इस उपकरण द्वारा समय और मजदूरी की भी बचत होती है। बिरसा पोटैटो डीगर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं एक कृषि जगत के सफल व्यक्तित्व से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। इस तो हम लोग का पहले भी धाने का होता है। अच्छा। उसके बाद में जो खसारी हुआ, तीसी हुआ, जैसे यहाँ भी हम लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए। कोशिश तो हम लोग का वही है, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो हम लोग पहले करते थे उससे थोड़ा और ज़्यादा हो सके। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 35, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 38, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग अधिकतम 35, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ी तेज रहीं। चावल, गेहूं और मक्का आदि प्रमुख अनाज सामान्य रहे। वहीं सब्जी मंडियों में सब्जियों के दामों में तेजी का रुख है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पे नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2200, अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400, अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10,150, अधिकतम 11,850 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5,400, अधिकतम 6,600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4,800, अधिकतम 5,950 रुपए। चीनी न्यूनतम 2,700, अधिकतम 2,900 रुपए। आलू न्यूनतम 1,250, अधिकतम 1,600 रुपए और प्याज न्यूनतम 1,200, अधिकतम 1,700 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, आलू की खेती किसान भाई बहन तो करते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक खेती किस तरह से की जाती है उसके बारे में बहुत सारे किसान भाई बहनों को जानकारी नहीं होती। चलिए इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संदीप कुमार। सब्जियों में तो आमतौर पर सभी सब्जियों का समान रूप से महत्व है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन, खनिज लवण इत्यादि प्राप्त होता है। मगर सब्जियों के राजा, जी हाँ, आलू की बात ही निराली है। विश्व के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में एवं भारत में सबसे ज्यादा खेती आलू की ही की जाती है। यह पौष्टिक सब्जियों में अव्वल नंबर पर आता है। इससे पापड़, चटनी, सब्जी इत्यादि बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। घरेलू उपयोग में सबसे ज्यादा इसी सब्जी की खपत की जाती है। आलू एक हमारा ऐसा सब्जी है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उगाया जाता है और हमारे भारतवर्ष में भी आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। बिना आलू के कोई भी घर में सब्जियों की सब्जी नहीं बन सकती है, चाहे आलू प्याज हो, आलू टमाटर हो। आलू के साथ ही हम सब्जी की सारी सब्जियां बनाते हैं। जैसे उपयोगिता की बात करते हैं, हम आलू को सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आलू को पापड़ भी बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं,
आलू की चटनी भी बनाते हैं, आलू का हम बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। अगर आलू की नहीं रहेगा तो हमारा जो है सब्जियों का ही महत्व ख़त्म हो जाएगा। और आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, विटामिन्स पाई जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, जो कि हमारी शरीर की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक एक सब्जी है, पौष्टिक सब्जी है। इसका प्रयोग हर घर में किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जी है। आलू की खेती अगर वैज्ञानिक विधि से की जाए तो इसमें किसानों को बहुत मुनाफा प्राप्त होता है। मिट्टी व जलवायु के हिसाब से उन्नत किस्म के आलू के बीजों का चयन करना चाहिए, जिसमें आलू अनुसंधान केंद्र शिमला द्वारा अनुशंसित प्रभेद की महत्ता अधिक है। इसमें उन्नत प्रभेदों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना, कुफरी बादशाह एवं कुफरी हिमसागर प्रमुख हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्नत किस्म के कुफरी पुखराज का चयन लाभदायक होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान का शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, उसके द्वारा निकाली गई कुछ प्रजातियां हैं जो हम लगा सकते हैं, जैसे कि कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना, कुफरी बादशाह, कुफरी हिमसागर, कुफरी चंद्रमुखी। ये सारी प्रजातियां हम लगाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, जो कि हमारे यहाँ के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। और कुफरी पुखराज तो इतना अच्छा वैरायटी झारखंड के लिए रिकमेंडेड हुआ है कि उसका साइज़ बहुत अच्छा होता है और उसका कलर सफ़ेद होता है, जिसका मार्केट में प्राइस यानी रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। उत्पादन सही प्राप्त करने के लिए आलू के बुआई का समय एवं बीज की गुणवत्ता का पता जरूर होना चाहिए। आलू सब्जी की बुआई 3 स्टेप में की जाती है, जिसे अगेती, मध्यम एवं पछेती बुआई कहा जाता है। मुख्य रूप से सितंबर माह में बुआई करने से इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। बुआई से पहले बीजों के चयन के बाद ध्यान देने की आवश्यकता है कि आलू का वजन 25 से 30 ग्राम, जिसमें 1 से 2 आंख हो, इसका चयन करना चाहिए। अगर आलू बड़ा हो तो उसको टुकड़ों में काटकर वजन के बराबर ला देना चाहिए। आलू को हम 3 स्टेप में बो सकते हैं, अगेती, मध्य, पछेती। और जो अगेती की बात करते हैं, जल्दी अगेती करेंगे तो वही हमारा बरसाती आलू हो जाता है। अगेती की आलू हम लगाएंगे तो सितंबर के महीने में हम उसकी बुआई करते हैं। अगर थोड़ा और लेट लगाते हैं, मध्य आलू लगाते हैं तो अक्टूबर में बुआई करते हैं, और सबसे ज़्यादा लेट हो जाता है तो उसको हम नवंबर में बुआई करते हैं। ये 3 जैसे जिसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये उसका समय हुआ अगेती, मध्यम, पछेती। इसमें बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जैसा कि बीज की बात करते हैं हम, तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज आलू का लगता है। और एक विशेष चीज़ का हम ध्यान देंगे ये हमें ध्यान देना होगा कि आलू कोशिश करेंगे 25 से 30 ग्राम का साइज का आलू हो, और जिसमें 1 से 2 आंख जरूर होनी चाहिए। पौधों का बढ़वार ठीक ढंग से हो, इसके लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग भी जरूरी है। पोषक तत्वों में 250 से 300 क्विंटल गोबर खाद, नाइट्रोजन का 150 केजी, फास्फोरस का 50 केजी तथा पोटास का 150 केजी देना लाभदायक होता है। नाइट्रोजन की अलग अलग मात्रा टॉप ड्रेसिंग के तौर पर मिट्टी तथा पौधों के जड़ों में देना फायदेमंद रहता है। जैसा कि आलू हमारा हाई फीडर क्रॉप है, जैसा अधिक पोषक तत्व लेने वाली सब्जी है, इसके लिए कम पोषक तत्व देंगे तो हमारा आलू का साइज छोटा हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की विकृतियां उसमें आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद, 1 से 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस, 1 से 50 केजी पोटास, इन तीनों मात्रा को हम उसमें देंगे। यानी गोबर की खाद, आधा मात्रा नाइट्रोजन, पूरी मात्रा फास्फोरस, पूरी मात्रा पोटास, इन तीनों को एक साथ हम बुवाई के समय खेत में डाल देंगे। और जैसा कि मैं बताया, आधा जो बचा हुआ नाइट्रोजन है, यानी 75 केजी जो नाइट्रोजन बच रहा है हमारा, उसको हम 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे, यानी छिड़काव कर देंगे आलू की फसल के ऊपर। छिड़काव करने से क्या होगा, जो पानीय छिड़काव होता है पत्तियों के द्वारा जड़ में जाता है और पूरे पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अक्सर ठीक ढंग से ना देखभाल करने की स्थिति में आलू पौधों में बहुत सारे रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिसमें हमारे आलू की उत्पादन क्षमता में काफी कमी हो जाती है और इससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः जैसे ही रोगों के लक्षण दिखे, उसे तुरंत उपचार कराना चाहिए। रोगों में मुख्य रूप से बैक्टीरिया के प्रकोप से पौधों में अगेती अंगमारी एवं पछेती अंगमारी रोग लगता है, जिसमें पौधों के पत्तियों में किनारे से भूरे रंग के धब्बे या पत्तियों के बीच में भूरे रंग का धब्बा बनने लगता है, जिससे पत्तियों के साथ साथ पौधे भी सूख जाते हैं। अतः इस स्थिति में रासायनिक दवा रेडोमिल का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर
पौधों पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। अगेती अंगमारी, जैसे नाम से देख रहे हैं, अगेती अंगमारी यानी अंग को मार देना, और एक होता है पछेती अंगमारी, वो भी अंग को मार देती है, यानी जैसे पैरालिसिस हो जाता है जो मानव में, ऐसे ही उसको पैरालिसिस टाइप का होता है। उसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले मेरा किसान भाई क्या करेंगे, आप देखेंगे उसकी पत्तियों में किनारे से सर्किल आ रहे हैं, भूरे कलर के धब्बे आ रहे हैं, तो हम अगेती अंगमारी, और बीच में भूरा कलर का स्पॉट आ रहा है तो पछेती अंगमारी। इसमें होता क्या है, ये हमारा जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और उसके द्वारा जो फैलने के बाद वो पूरे पौधे को ख़त्म कर देता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जो दवा आती है उस दवा का रेडोमिल दवा नामक दवा है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लेंगे, और घोल बना के उसको छिड़काव कर देंगे। जब छिड़काव करेंगे तो धीमे धीमे हमारा जो रोग फैल रहा है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। और विशेष ध्यान देंगे जो मैंने पहले बताया, बीज का उपचार, और बीज का उपचार अगर आप कर लेंगे तो रोग हमारे बहुत कम आते हैं। आलू तैयार हो जाने की स्थिति में इसके भंडारण की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। चूँकि कच्चा आलू 80 दिन तथा पक्का आलू 110 से 120 दिनों में तैयार हो जाता है। इसके रख रखाव के लिए पक्का फर्श या कोल्ड स्टोरेज में रखना फायदेमंद रहता है। इन्हीं सब तकनीकों का प्रयोग कर हम अपनी आलू की देखरेख एवं उत्पादन से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। हमारा जब आलू तैयार हो जाता है किसान भाइयों, जैसे हमारा आलू तैयार हुआ, अगर कच्चा आलू आप काटते हैं तो 80 दिन में तैयार हो जाता है, और अगर पक्का आलू आप काटते हैं 110 से 120 दिन लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कच्चा आलू तक उसी परिस्थिति में उखाड़ें जब आपको जल्दी से जल्दी मार्केटिंग करना हो। ऐसे आज आपने उखाड़ा, 2-3-4 दिन में आपको बाज़ार में बेच देना है, तब तो आप कच्चा आलू उखाड़िए। अगर आपको उसका भंडारण करना है, घर में रखना है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद बेचना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो पक्का आलू उखाड़ेंगे 110 से 120 दिन बाद उखाड़ेंगे। और ऐसी परिस्थिति देखेंगे जब हमारा आलू उखाड़ रहा है, आज उखाड़ना है, उससे 10 दिन पहले हम सिंचाई बंद कर देंगे। और सिंचाई बंद करने से क्या होगा, हमारा आलू का पौधा जो मजबूती हो जाएगा, और धीमे धीमे वो हमारा आलू जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और 10 दिन बाद आप उसको उखाड़ लेंगे, उखाड़ के फिर एक छाया में डाल देंगे लाके किसी पेड़ के नीचे, और डालने से क्या होगा, उसके ऊपर जो मोटी त्वचा है वो धीमे धीमे और मोटी होती चली जाएगी, मजबूत हो जाएगी। जिससे क्या होगा, कभी आपने देखा आलू को बॉईल करते हैं या छीलते हैं तो उसका एक खपटा टाइप का निकलता है, तो वो हम समझेंगे हमारा आलू काफ़ी मजबूत हो गया, वो भंडारण के लिए उचित है। और फिर उसको हम नज़दीक के किसी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण कर सकते हैं, या अगर कम आलू की आपके पास व्यवस्था है तो किसी छायादार जगह पे पक्का फर्श लगा करके उसमें भी 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा एक तह बना देंगे और डाल सकते हैं, और इस तरह से आप आलू का भंडारण भी कर सकते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, किसान भाई बहन हर तरह की तो खेती करते ही होंगे। एक खेती है मल्टी टावर ऑर्चर्ड या बहुमंजिला खेती। इसके बारे में बहुत सारे किसान भाई बहनों को नहीं पता होता है। चलिए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर चंचला कुमारी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक श्रीमती चंचला कुमारी जी, ये हमें जानकारी देंगी मल्टी टायर ऑर्चर्ड क्या है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। चंचला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। चंचला जी, मल्टी टायर ऑर्चर्ड क्या है? ये नया चीज़ हमारे किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल सही। मल्टी टायर ऑर्चर्ड झारखंड के लिए तो नई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है, खास करके कोडरमा ज़िला की बात करें तो ज़मीन जो है ऊपरी ज़मीन ज़्यादा है, जिसको कि किसान भाई ताड़ बोलते हैं। और ताड़ वाली ज़मीन में अधिकांशतः किसान भाई किसी भी तरह का कोई फसल नहीं लगाते हैं। बहुत हुआ तो वो उसमें
जाने के बाद बंजर छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं। इसी को उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, इसी ज़मीन की मूल्य को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे मल्टी टायर ऑर्चर्ड का जिक्र करेंगे, जो कि किसान भाई अपने यहाँ जो भी ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पे बहुत तरह के फल का पेड़ लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं किसान भाई को बताऊं कि अगर वहाँ पे आप आम का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़ अगर लगाए हैं, 3 फलदार वृक्ष अगर आप लगा लिए हैं, दूरी 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की रखिए, उसके बाद उसमें जो ज़मीन नीचे बच रहा है, मान लीजिए आपने आम का एक पेड़ लगाया, 5 मीटर के बाद एक अमरूद का पेड़ लगाया, क्योंकि दोनों जो है फैलने वाले पेड़ हैं, दिन की मतलब तनाएं जो है, शाखाएं जो है बहुत फैलती हैं। उसके बीच में जो जगह बची, जो छाया रहता है, छायादार रहता है, वो ज़मीन बेकार है, उसका किसान भाई किसी तरह का कोई उपयोग नहीं कर पाते। उसमें किसान भाई हल्दी का, ओल का, अदरक का फसल आराम से ले सकते हैं, जिनको कि ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है और न ज़्यादा पटावन की ज़रूरत होती है, वो छाया में लगने वाले फसल हैं। तब यहाँ पे अगर हम ये ओल वाले, कंद वाले मूल्य में बात करें तो कंद वाले में हम ओल का पेड़ ले लेते हैं। ओल में गजेंद्र वैरायटी का नाम है, प्रजाति का, जो कि हमारे ज़िले में बहुत अच्छा कर रही है। जो कि अगर गजेंद्र लगा रहे हैं तो गजेंद्र के लिए आप 3x2x2 का गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा आप किस महीने में करेंगे, कब करेंगे, इसकी तैयारी कब करेंगे, सबसे बहुत ज़रूरी बात तो यही है। सबसे पहले आप जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, अप्रैल के अंतिम में यानी अंतिम पखवाड़े में आप उसका गड्ढा बना लीजिए। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे को खाली कर दीजिए, उनमें सूर्य का रोशनी लगने दीजिए। जब सूर्य का रोशनी लगता है तो उसमें जो भी जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया है वो क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, हम उसमें फलदार वृक्ष लगाते हैं। फलदार वृक्ष लगाने के लिए जब हम उसमें लगा रहे हैं तो उसी समय बराबर मात्रा में आप गोबर का खाद, मिट्टी और उसमें थोड़ा सा DAP, पोटास और एक फ्यूराडान जो फफूंदनाशक होता है मिलाइए और उस गड्ढे में डालिए, आधा डालिए। उसके बाद आपने जो वृक्ष कोई भी प्रजाति के आप ले आ रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो वृक्ष को उसमें डालिए। उसके बाद गड्ढे को बाकी जितने हमारे पास कंपोस्ट बचे हैं, खाद बचे हैं, उससे उनको भर दीजिए। एक बरसात अगर बीत जाता है, अगर एक बरसात बीत गया और हमारा फसल उसमें लग गया तो अगले साल जैसे ही वो बढ़ना शुरू होता है, उसके खाली वाले ज़मीन में हम ओल का खेती, अदरक की खेती और हल्दी का खेती ले सकते हैं। हम अगर अदरक की भी खेती कर रहे हैं, ओल की भी खेती कर रहे हैं, साथ में आम का भी पौधा लगा हुआ है, तो ये इन सबों में जो उर्वरक की मात्रा पड़ती है, ये सारे फसलों को प्रभावित नहीं करेगा आपस में? बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जो आम का पेड़ है उसके लिए हमने जो मतलब जो गड्ढे बनाए हैं, वो गड्ढे का उनका जो तना, उसका जो जड़ है वो फैलेगा। एक पेड़ और दूसरे के बीच मैंने 5 फीट का, 5 मीटर का जगह छोड़ा है, उसके बीच में जो जगह बची है हम उसमें खेती कर रहे हैं। ये क्या है, आम का जड़ आपका ऊपर चला गया और इसकी खेती बहुत ऊपर तक हम नहीं करते। इसको क्या है, हम वहाँ से कोड़े, उसमें लाइन से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, उतने पे हम कंद को बैठा दिए, मट्टी को भुरभुरा कर लिए। उसी समय जो मट्टी को भुरभुरा, उसी में हम सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देते और उसी समय हम कंद को बैठा देते। ये हुआ अदरक और हल्दी के लिए। ओल को जब लगाना है उसी जगह पे, तो अगर एक जगह हम अदरक ले रहे हैं, एक जगह हल्दी ले रहे हैं, तो दूसरी जगह हम ओल लेंगे, जिसमें कि हमको गड्ढे बनाने पड़ते। एक बाय एक का एक गड्ढा, कि पहले से अमरूद भी हम लगा चुके हैं। अमरूद भी लगाए हुए हैं। अमरूद के बाद आप एक गड्ढा बना लीजिए, 2x2 का या 1x1 का, जितना आप लगाना है तो एक गड्ढे बना लीजिए। गड्ढे बनाने के बाद ओल की जो प्रजाति है गजेंद्र, वो गजेंद्र ओल को जो है हम उसमें लगा देते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप देखिएगा वो जमीन में एक ही साथ आपका अमरूद भी, आम भी, पपीता भी, ओल भी, अदरक भी हो रहा है। तो ये किसान भाई को जो बोलते हैं ना कि इसको बोलते हैं बहुमंजिली फसल की खेती। तो ये जो किसान भाई जो ताड़ वाली जो ज़मीन बची है उसका उपयोग अधिकांशतः इस तरह कर सकते हैं, जिससे कि उनको जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन है उससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। किसान भाइयों का यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी, ये जो पपीते की खेती है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे, तो पपीते के लिए कोई खास जगह की ज़रूरत नहीं होती है। वो आम और अमरूद के बीच में जो जगह बची हुई है उसमें पपीते की खेती हो सकती है, क्योंकि पपीते का जब प्लांट, जब पौधा जब छोटा रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए रहता, बहुत ज़्यादा नमी नहीं चाहिए रहता। उसको लगाएंगे तो वो कम धूप में भी, छाया में भी वो पपीते का बढ़ाव जो है वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। तो किसान भाई को बहुत ज़्यादा ज़मीन की नहीं, बहुत ज़्यादा लागत की नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ये तो बरसात वाली बात हो गई। तो चंचला जी, अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे किसान भाई लतेदार सब्जी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फसल ले लिए, फसल लेने के बाद मान लीजिए हम ओल लगाए हैं, ओल का हम
फसल को निकाल लिए हैं, फसल क्रॉप ले लिए हैं, उसके बाद अगर हमारी ज़मीन बच रही है उसमें, तो उसमें हम लतादार सब्जियाँ क्यों नहीं हम उसमें मक्का लगा सकते हैं। मक्के की खेती कर लीजिए, दोनों आम अमरूद के बीच की जो जगह बची हुई इसमें आप मक्के की खेती कर लीजिए। मक्के की खेती का मक्के का पौधा भी है जो आम के पौधे से ऊपर नहीं जाएगा, अमरूद के पौधे से ऊपर नहीं जाएगा, वो जो दोनों के बीच की जगह बची है उसमें वो फसल आसानी से ले सकता है। तो यहाँ पे जो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि जो आपका जो ताड़ का ज़मीन है जिसको आप बंजर घोषित कर दिए हैं, बंजर के रूप में छोड़ दिए हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसमें आप एक मल्टी टायर ऑर्चर्ड यानी कि बहुमंजिली फसल खेती कर सकते हैं, जिसमें कि आप हर तरह का फसल जो कम से कम धूप में छाए में हो सकता है उनको लगा के आप एक ऑर्चर्ड का डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको फल भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगा, कंद भी मिलेगा, यानी कि पूरा पोषण जो है आपको उस जगह से मिल रहा है। हमारे किसान भाई इसमें औषधीय पौधे की भी चाहे तो खेती कर सकते हैं, जैसे कंद वाली औषधि की खेती उसमें आराम से वो कर सकते हैं। हल्दी भी तो औषधि में ही आ रहा है, अदरक भी तो औषधि में आ रहा है। अगर आप उसमें करना चाहें तो आप औषधि का पौधे का भी उसमें लगा के उसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा, इस अभी तो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से किसान भाई देखेंगे, अगर जो किसान भाई पूर्णतः समझ नहीं पाए इसको, तो इसका अगर प्रशिक्षण लेना चाहें तो क्या व्यवस्था है? तो इसका प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, जब भी कृषि विज्ञान केंद्र में वो आते हैं और हमारे यहाँ जो मंथली ट्रेनिंग होता है, इस ट्रेनिंग में इस टॉपिक के तहत जब भी ट्रेनिंग हो तो उनको उनकी जानकारी दी जाएगी। हमारे इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मल्टी टायर ऑर्चर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पे हम किसानों को इसको दिखा के, यानी कि बोलते हैं ना थ्योरी पढ़े तो कम बुद्धि आता है, प्रैक्टिकल करके देखे तो ज़्यादा समझ में, तो उसको देख के जो सीखेंगे उनको ज़्यादा समझ में आए, और जो यहाँ देख के वो सीख लिए उसके जाके वो आसानी से अपने यहाँ पे लगा पाएंगे और कर पाएंगे। और इसका फ़ायदा जो अभी तक वो नहीं ले पाए थे वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आसानी से कर पाएंगे। चलते चलते चंचला जी, और इसके बारे में और हमारे विशेष किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी? किसान भाइयों को मुख्य रूप से मैं यहाँ 3 बातें बताना चाहूँगी। जो आज तक आपने बंजर ज़मीन छोड़ रखा है उसका उपयोग कीजिए और उनको मल्टी टायर ऑर्चर्ड के रूप में डेवलप कीजिए। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि मुझे ये आम का पेड़, अमरूद का पेड़ कहाँ से मिलेगा? हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नर्सरी विभाग में जाएंगे तो वहाँ पे हर प्रजाति के आपको आम अमरूद के पेड़ वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले आइए। 2 या 3 रुपये मात्र उसका मूल्य है, और ये ऑर्चर्ड डेवलप कर लीजिए। इसको डेवलप करने के लिए जो आपको गड्ढे बनाने में जो खर्च आते हैं उसके बाद इसमें कोई भी लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी बात, जब भी मल्टी टायर ऑर्चर्ड डेवलप करें तो उसमें 2 मुख्य बात का ध्यान रखिए। पहला, प्रजाति का, कि किस प्रजाति का हम वहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम चलने वाला प्लांट होगा, कि आगे ये जाएगा। आम का पेड़ है तो 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा, अमरूद का पेड़ है तो 2 महीने में ख़त्म नहीं होगा, ये आपका बढ़ता जाएगा। तो इसमें प्रजाति की विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखा किसान भाइयों, चंचला जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी मल्टी टायर ऑर्चर्ड के बारे में, यानी कि बहुमंजिली फसल के बारे में। आप एक साथ कई एक फसलों का उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चंचला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो चलिए, मेरा जाने का समय हो गया है। जाते जाते आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मैं अगले अंक में आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। जोहार।